वर्ल्ड क्राइसिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम ईरान को यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति नहीं देते। यह एक अत्यंत आपत्तिजनक दावा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने कथित रूप से ईरान की परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमले को लेकर चौंकाने वाले दावे किए हैं। CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार नई अमेरिकी खुफिया जानकारी से संकेत मिलता है कि इजराइल ईरानी परमाणु ठिकानों पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट में उन कई अमेरिकी अधिकारियों का हवाला दिया गया है जो हाल ही में प्राप्त संवेदनशील खुफिया जानकारी से अवगत हैं। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि इजरायली नेताओं ने हमले का अंतिम निर्णय लिया है या नहीं, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि हमले की संभावना बढ़ गई है। रिपोर्ट के अनुसार एक सूत्र ने CNN से कहा, हाल के महीनों में इजरायली हमले की संभावना काफी बढ़ गई है। यह चिंता केवल शीर्ष इजरायली अधिकारियों की सार्वजनिक और निजी टिप्पणियों से नहीं, बल्कि इंटरसेप्ट की गई इजरायली संचार और सैन्य गतिविधियों से भी बढ़ रही है, जो संभावित हमले का संकेत दे सकती है। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक इजरायली एयर ड्रिल के बाद गोला बारूद की गतिविधियों को ट्रैक किया है, जो हमले की तैयारी का हिस्सा हो सकती हैं। यह सब तब हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ईरान के साथ एक नए परमाणु समझौते के लिए राजनयिक चैनलों के माध्यम से प्रयास कर रहा है। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई की धमकी दी है अगर उनकी सरकार की बातचीत विफल होती है। जहां अरब देश क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक व्यापार की ओर अग्रसर हो रहे हैं, वहीं ईरान के नेता अपने ही लोगों की संपत्ति लूटकर आतंक और हिंसा को विदेशों में फैलाने में लगा रहे हैं। सबसे दुखद यह है कि उन्होंने पूरे क्षेत्र को नीचे गिरा दिया है। सीरिया में एक विफल शासन बनाए रखने के प्रयास में अनगिनत जानें चली गईं। सीरिया और लेबनान में उनके हिजबुल्लाह समर्थकों ने एक ऐसे देश की आशाओं को बर्बाद कर दिया जिसकी राजधानी बेरूत को कभी मध्य पूर्व का पेरिस कहा जाता था। यह सब दुख और तबाही पूरी तरह से टाला जा सकता था, और मोहम्मद यह जानते थे। समझदार लोग यह जानते थे। यदि ईरानी शासन ने अपने देश को ऊपर उठाने पर ध्यान केंद्रित किया होता, न कि पूरे क्षेत्र को नीचे खींचने पर। मैं आज यहाँ केवल अतीत की अराजकता की निंदा करने के लिए नहीं हूँ, बल्कि उन्हें एक नया और बेहतर रास्ता दिखाने आया हूँ, एक अधिक आशावादी भविष्य की ओर। जैसा कि मैंने बार बार दिखाया है, मैं अतीत के संघर्षों को समाप्त करने और एक बेहतर और अधिक स्थिर दुनिया के लिए नई साझेदारियां बनाने को तैयार हूँ। हालांकि ईरान के मामले में हमारे मतभेद गहरे हैं, लेकिन मैंने कभी स्थायी दुश्मनों में विश्वास नहीं किया। मैं उन लोगों से अलग हूं जो ऐसा सोचते हैं। लेकिन कभी कभी दुश्मनों की जरूरत होती है ताकि काम पूरा हो सके। दुश्मन आपको प्रेरित करते हैं। वास्तव में अमेरिका के कुछ सबसे करीबी मित्र वे देश हैं जिनसे हमने पहले युद्ध लड़े थे, और अब वे हमारे मित्र और सहयोगी हैं। मैं ईरान के साथ एक समझौता करना चाहता हूं। अगर मैं ईरान के साथ समझौता कर पाता हूं, तो मुझे खुशी होगी, क्योंकि इससे क्षेत्र और पूरी दुनिया को एक सुरक्षित स्थान बनाया जा सकेगा। लेकिन अगर ईरान की नेतृत्व टीम शांति का यह प्रस्ताव अस्वीकार करती है और अपने पड़ोसियों पर हमला जारी रखती है, तो हमारे पास उन पर अधिकतम दबाव बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहेगा। मैं पहले की तरह ईरान के तेल निर्यात को शून्य तक ले जाऊंगा। अगर आप जानते हैं, उन्होंने पहले की मेरी नीतियों के कारण आर्थिक रूप से दिवालिया होने की कगार पर थे। उनके पास न तो आतंक के लिए पैसा था, न हमास या हिजबुल्लाह के लिए। हम वह सब कुछ करेंगे जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईरान कभी परमाणु हथियार हासिल न कर सके। ईरान कभी परमाणु हथियार नहीं प्राप्त करेगा। लेकिन इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ईरान का भविष्य उज्जवल हो सकता है। लेकिन अमेरिका और उसके सहयोगियों को आतंकवाद या परमाणु हमले की धमकी नहीं दी जा सकती। चुनाव ईरान के पास है। हम चाहते हैं कि वे एक सफल, सुरक्षित और महान देश बने, लेकिन वे परमाणु हथियार नहीं रख सकते। यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। उन्हें अभी निर्णय लेना होगा। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं। जैसा कि मैंने अपने उद्घाटन भाषण में कहा था, मेरी सबसे बड़ी आशा शांति स्थापना और एकता लाने की है। मैं युद्ध पसंद नहीं करता। हमारे पास दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना है। मैंने अपने पहले कार्यकाल में सेना का पुनर्निर्माण किया और इसे दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति बना दिया।
और आपने देखा कि मैंने ISIS को सिर्फ 3 हफ्तों में खत्म कर दिया। लोगों ने कहा था इसमें 4-5 साल लगेंगे, लेकिन हमने 3 हफ्तों में कर दिखाया। और हम किसी भी दुश्मन के प्रति दया नहीं दिखाएंगे। वे यह बात अच्छी तरह जानते हैं। हाल के हफ्तों में, जब अमेरिका के जहाज़ों और रेड सी में स्वतंत्र नेविगेशन पर बार-बार हमले हुए, तो अमेरिकी सेना ने यमन में हूथियों पर 1100 से अधिक हमले किए। परिणामस्वरूप हूथियों ने कहा, हम अब और नहीं चाहते। उन्होंने वादा किया कि वे अब वाणिज्यिक जहाज़ों को निशाना नहीं बनाएंगे। हमने 52 दिनों तक गरज और बिजली के साथ उन पर प्रहार किया, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। यह एक तेज, आक्रामक और अत्यंत सफल सैन्य कार्रवाई थी। हमने जो चाहा वह पाया और फिर वापस आ गए। हालांकि 20 मई को ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनी ने परमाणु वार्ता की सफलता पर संदेह जताया और अमेरिकी मांगों को अत्यधिक और अनुचित बताया। ये वार्ताएं अप्रत्यक्ष थीं, जैसे पहले भी थीं, और अब भी किसी स्पष्ट परिणाम तक नहीं पहुंची हैं। अब हम नहीं जानते कि यह कहाँ पहुंचेगा। अमेरिकी पक्ष जो इन अप्रत्यक्ष वार्ताओं में शामिल है, वह चर्चा करता है, लेकिन परिणाम स्पष्ट नहीं है। हम ईरान को यूरेनियम समृद्ध करने की अनुमति नहीं देते। यह एक अत्यंत आपत्तिजनक दावा है। कोई भी किसी की अनुमति की प्रतीक्षा नहीं करता। यह वीडियो केवल सूचना और समाचार प्रस्तुति के उद्देश्य से साझा किया गया है। इसमें प्रदर्शित दृश्य और ध्वनि संवेदनशील हो सकते हैं। इस सामग्री का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म या समूह के प्रति घृणा, हिंसा या पक्षपात को बढ़ावा देना नहीं है। सभी घटनाएं आधिकारिक रिपोर्ट्स और सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित हैं। कृपया अपने विवेक का उपयोग करें।